आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश एसे इन सीएसएस। सबसे पहली बात है कि इंग्लिश एसे है क्या। इंग्लिश एसे आपका सीएसएस में वो पेपर है जिसने आपको सीएसएस में लार्जली पास करवाना है या फिर फेल करवाना है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंग्लिश का एसे आपका पहला पेपर है और पहले पेपर में अगर हम पिछले सालों का रिजल्ट्स उठा के देखते हैं तो हम देखते हैं कि 90% से ज्यादा लोग इंग्लिश एसे में फेल हो जाते हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, हम पिछले 2, 3, 4, 5 सालों के ट्रेंड देखें तो लार्जली इंग्लिश एसे का ही वो पेपर है जिसने आपको पास करवाना होता है या फेल करवाना होता है, और ये होता भी आपका पहला पेपर है। तो अगर आपका ये पहला पेपर आपका अच्छा हो जाए तो आपके बाकी के जो नेक्स्ट पेपर्स हैं उन पर बहुत एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है, और अगर आपका ये पेपर ही बुरा हो जाए तो फिर आपको बाकी पेपर्स ऑब्वियसली वीक हो जाते हैं, क्योंकि आप इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, आपको लगता है कि आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसलिए बाकी पेपर्स की भी आप उस तरह से एफर्ट पुट नहीं करते, उस तरह से कोशिश नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश एसे में लोग फेल क्यों हो जाते हैं और अगर आपने पास करना है तो कैसे पास करना है। तो हमारा पहला लेक्चर इसी पे है कि इंग्लिश एसे क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमने ये की कि इंग्लिश एसे में लोग 90 से ज्यादा % लोग फेल क्यों हो जाते हैं। 90% से ज्यादा लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि इंग्लिश एसे का जो पेपर है इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक होता है। 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपने उनमें से एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है। 10 टॉपिक्स में से जब आपने एक टॉपिक सिर्फ अटेम्प्ट करना है तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं, गलती की गुंजाइश मिनिमम हो जाती है। अगर आपका वो क्वेश्चन ठीक है तो आप पेपर पास कर जाएंगे, और अगर वो एग्जामिनर को पसंद नहीं आया या किसी फॉर अदर रीजन वो आपको गलत हो गया है क्वेश्चन, तो आप वो पूरा पेपर फेल कर जाते हैं। और सीएसएस में अगर आपका एक पेपर भी फेल है तो बाकी में बेशक आपका टॉप हो, आप ऑब्वियसली सीएसएस क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले यही बात करनी है कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। लोग इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग 3 काम नहीं करते। कौन से 3 काम नहीं करते मैं बताता हूं। पहला काम वो नहीं करते कि वो सिर्फ इंग्लिश एसे का ऐसा पेपर है कि जिसकी वो तैयारी नहीं करते। इंग्लिश एसे को पढ़ते ही नहीं है, वो 11th आवर पे छोड़ देते हैं कि इस पेपर की हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे, अखबार पढ़ते रहेंगे, करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहेंगे, सीएसएस में पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी करेंगे, लेक्चर्स देते रहेंगे और इंग्लिश एसे की अलग से तैयारी नहीं करेंगे। हालांकि सबको पता होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पेपर भी यही है, इसी ने फेल करना है, इसी ने पास करवाना है, लेकिन फिर भी वो इस एसे के पेपर को छोड़ के बाकी सब पेपर की ज्यादा मेहनत करते हैं, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, उनके लिए ज्यादा पढ़ते हैं और इसको छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस की मैंने बात की तो दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि इसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते। एक तो आपने सबसे पहले ऐसे को स्टडी करना है, आपने देखना है कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, और दूसरी चीज क्या है, जब आपने वो जरूरियात जान ली हैं तो आपने उनकी फिर प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको आएगा नहीं। ये स्विमिंग की तरह है कि अगर आप स्विमिंग करने गए हैं और आपको मैं बताता रहूं कि स्विमिंग करें स्विमिंग करें स्विमिंग करें, तो आपको उससे स्विमिंग नहीं आ जाएगी। आपको उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा पानी के, और फिर जाके आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे और गलतियों के बाद सीखेंगे। तो इसी तरह इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको इवैल्यूएशन की भी जरूरत है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या वो ठीक प्रैक्टिस हो रही है या फिर आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको स्विमिंग खुद ही से आ जाए, आपको कोई बताएगा कि आपने हाथ ऐसे मारना है, ऐसे करना है, फिर आप बेहतर सीख सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, आपको अपनी गलतियों का पता चलता है, आपको कंपैरिजन का एक क्राइटेरिया मिलता है। इसी तरह आपको मैं आपका टीचर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इंग्लिश एसे के पेपर को किस तरह से लेके चलना है, आपने इसमें क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो इंग्लिश एसे के पेपर में हमने क्या क्या चीजें करनी है। अगर हम एफपीएससी की वेबसाइट, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और इंग्लिश एसे का सिलेबस देखें तो उन्होंने 3 से 4 चीजें मेंशन की हैं। उन्होंने इंग्लिश एसे के पेपर में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं दिया कि आपने ये किताबें पढ़नी है, ये करना है। उन्होंने सिर्फ 3-4 बातें की हैं, उसमें सिर्फ 3-4 बुलेट्स में बातें की हैं। देव टोल्ड कि आपने उसमें आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, आपकी आर्टिकुलेशन ठीक होनी चाहिए, आपका एक्सप्रेशन ठीक होना चाहिए, और आपकी इंग्लिश की टेक्निकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन बातों का क्या मतलब है? अगर इन बातों का मतलब मैं आप लोगों को सिंपल लफ्जों में ब्रेक डाउन करूं तो वो 3 चीजें बनती हैं। वो 3 चीजें क्या बनती हैं? सबसे पहली चीज है उसमें बेसिक इंग्लिश। आपकी जो बेसिक इंग्लिश है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। बेसिक इंग्लिश का क्या मतलब है? बेसिक इंग्लिश का मतलब यही है कि आपका ग्रामर ठीक होना चाहिए, आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए,
आपके आर्टिकल्स ठीक होने चाहिए, आपको डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का पता होना चाहिए, आपको एक्टिव पैसिव का पता होना चाहिए, आपको कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड्स, पंक्चुएशन, सब चीजें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। क्योंकि ये चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्होंने 3-3, 4-4 साल सिर्फ इसी एग्जाम की तैयारी की हुई है और आपको नहीं पता कि उनकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। तो अगर आप अपनी बेसिक इंग्लिश में मिस्टेक्स करेंगे तो आपका पेपर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो निगलेक्ट कर देगा एग्जामिनर, उसको पढ़ेगा नहीं। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि बेसिक इंग्लिश पे गौर फिक्र करना है, अपनी इवेल्युएट करनी है बेसिक इंग्लिश कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। दूसरी चीज क्या जरूरी है इसके लिए? दूसरी चीज जरूरी है कंटेंट, जिसको एफपीएससी ने कहा है कि रिसर्च बेस होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास कंटेंट कहां से आता है? कंटेंट आपके पास आता है अखबारों से, मैगजीन से, डॉक्यूमेंट्रीज से, आप टॉक शोज देखते हैं। फिर आप सीएसएस की जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू से ही जितनी भी किताब पढ़े हैं और जिंदगी में भी आपने जितनी किताबें पढ़ी हैं, आपका जितना एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, वो सब आप यहां पे यूज कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि आप समझते हैं कि ये शायद यहां पे यूज नहीं हो सकती, हर चीज यहां पे यूज हो सकती है। तो कंटेंट बेसिकली वो सब चीजें हैं जो आपने जिंदगी में अब तक पढ़ी हैं या फिर इस तैयारी को यहां से इससे आगे जो भी पढ़ेंगे वो सब कंटेंट है आपका। इसकी क्वालिटी बहुत मैटर करती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो आपका ऐसे बहुत वीक हो जाएगा, आप लॉजिकली प्रूव नहीं कर सकेंगे अपनी बात को। लॉजिकली प्रूव करने का नाम ही ऐसे है, ऐसे की डेफिनेशन ही ये है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को विद योर एविडेंस आप अपनी बात को प्रूव कर दें। इसीलिए कंटेंट की बहुत ज्यादा अहमियत है। और जो तीसरी चीज है वो चीज है स्ट्रक्चर, जिसको एफपीएससी ने टेक्निकल ट्रीटमेंट का नाम दिया है। स्ट्रक्चर क्या है? आपको यह पता होना चाहिए कि आप लिख रहे हैं तो किस तरह लिख रहे हैं, आप आर्गुमेंट लिख रहे पेश कर रहे हैं उसमें क्या उसमें कोहेरेंस है, क्या वो एक वेग बॉडी की तरह तो नहीं है, उसके अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, आइडियाज का फ्लो करना चाहिए, उसमें कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि एक बात आपने यहां पे लिख दिया और उस बात का आधा हिस्सा आपने किसी अगले पेज पे लिख दिया है। आपकी थॉट्स एक सीक्वेंस में फ्लो करनी चाहिए। उसका फिर एक स्ट्रक्चर जो बेहतर स्ट्रक्चर समझाया जाता है वो मैं आप लोगों को सबको मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। उसके लिए जो ज्यादा जरूरी चीजें हैं उसमें यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आउटलाइन क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, आपका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितना अहम है इंट्रोडक्शन आपका, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट कहां पे आएगी, आपकी बॉडी क्या होती है ऐसे की और बॉडी डेवलप कैसे करनी है, आपकी पैराग्राफ की ट्रांजिशन कैसे होगी और आपकी फिर इवेंचुअली कंक्लूजन कैसे आएगा। तो ये सब वो स्ट्रक्चर है जिसको एफपीएससी आजकल पसंद किया जाता है और जो एक लार्जली तरीका जो वेल रिकॉग्नाइज्ड तरीके जो एफपीएससी पसंद करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है कि वो आपको पास कर दे, उसने क्या उम्मीद लगाई होती है कि जब मैंने ये पेपर खोला है तो मुझे इसके अंदर क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कि मैं इसको पास कर दूं, क्या नहीं मिलेगा तो मैं इसे फेल कर दूंगा। 40 और 39 की सिर्फ गेम है। तो 40 उसने कब देने और 39 उसने कब देने हैं? 40 उसने तब देने हैं कि जब आपको मैंने ये तीन चीजें जो बताई हैं जिसमें आपकी बेसिक इंग्लिश, आपका कंटेंट और आपका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बैलेंस्ड होंगी। अगर इनमें से एक भी चीज आपकी वीक है तो आपके पास करने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे। वो क्यों मिनिमम हो जाएंगे? अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं, इतनी जबरदस्त अंग्रेजी है, कहीं लिखते भी होंगे, लेकिन एफपीएससी को जो तरीका पसंद है, जो वो रिकमेंड करती है, जो वो चाहती है कि इस तरह का हमें ऐसे मिलना चाहिए, वो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं करते लोग और इवेंचुअली जब वो प्रैक्टिस नहीं करते तो वो फेल हो जाते हैं। फिर हम इस तरह भी देखते हैं कुछ लोगों के पास कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इतना जबरदस्त कंटेंट होता है, इतनी किताबें पढ़ी होती हैं उन्होंने, हम कहते हैं कि यार क्या जबरदस्त आर्गुमेंट है इसका, लेकिन फिर भी वो पास नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं पास कर पाते? क्योंकि वो भी अपने स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम करते हैं और उनको ये पता होता है कि आउटलाइन क्या होती है, थीसिस क्या होता है, लेकिन उनको अपनी बात प्रूव ही नहीं करनी आती, वो आर्ग्यूमेंट को बैक नहीं कर सकते एविडेंस के साथ। तो हमने इन सब चीजों के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा बैलेंस रखना है और इनमें से एक भी चीज की हमने कमी नहीं होने देनी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने तीनों चीजों का बैलेंस कैसे क्रिएट करना है और आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर जो एफपीएससी को चाहिए उसका आपने कैसे आपने उस पर पूरा उतरना है। उसके बाद हम अगली बात करें तो लोग अक्सर होते हैं, हम जाते हैं किसी के पास तो हमें बताते हैं कि आप ये मेन टॉपिक्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो इनको याद कर लें, ये आपको मैं ऐसे लिख के देता हूं। और क्या
वो आप ये ऐसे याद करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये एक बड़ी एक गलत सी अप्रोच है और इसको बिल्कुल भी एडमायर नहीं करना चाहिए। बेहतर, क्योंकि आपको इस बात में बड़ा एक क्लियर लाइन इसमें लगानी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या चीज है और क्वेश्चन क्या चीज है। टॉपिक ये भी हो सकता है कश्मीर इशू इज अ टॉपिक। अब अगर 2015 से पहले के आप एक पेपर उठा के देखें तो उसमें से हो सकता था कि कश्मीर इशू पे डायरेक्ट ही कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें जो आपने चीज याद की हुई थी तो वो आप दोबारा लिख सकते हैं। आप कोई याद करके नहीं और आपका तुक्का चल गया तो आप वो याद की हुई चीज वहां पे कॉपी पेस्ट कर दें तो क्या पता कामयाब हो जाए। लेकिन कश्मीर इशू इज अ टॉपिक, और 2016 के बाद सिलेबस चेंज होने के बाद एनालिटिकल अप्रोच को बड़ा ज्यादा इंकरेज किया जा रहा है। उसके बाद आपको नहीं पता कि इस टॉपिक के अंदर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इस कश्मीर इशू एंड न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया, तो आपको नहीं पता कि क्या क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपने बेसिकली टॉपिक और क्वेश्चन के अंदर एक बड़ी क्लियर डिवीजन रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने टॉपिक प्रिपेयर किया और उसके अंदर से जब क्वेश्चन बन के आएगा तो आपने अपने टॉपिक से क्या क्या चीजें उठा के उस क्वेश्चन को के अंदर डालनी है, जो कि बेसिकली आपके ऐसे होगा। आपने हर वो चीज नहीं डाल देनी जो आपने याद की है, आपने देखना है कि उसके लिए क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे होता क्या है, लोग ऐसे में फेल क्यों करते हैं, और ऐसे अगर पास करना है तो क्या क्या चीजें ज्यादा जरूरी हैं, और क्या ऐसे याद करने से आपका पास हो जाएगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आउटलाइन ऑफ एन एसे। ऐसे की आउटलाइन होती क्या है। इसके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे क्या होता है और ऐसे की टाइप्स क्या होती हैं। ऐसे ये होता है कि आप एक ऐसी राइटिंग दें जो कि कन्विंस कर दे रीडर को कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसमें फिर डिफरेंट टाइप्स हैं ऐसे की डिफरेंट टाइप्स, 4 ऐसे की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहली टाइप है नैरेटिव एसेस, डिस्क्रिप्टिव एसेस, नंबर 3 एक्सपोजिटरी एसेस एंड नंबर 4 परसुएसिव एसेस। नैरेटिव एसेस कौन से होते हैं? नैरेटिव एसेस वो एसेस होते हैं जिनमें आप एक स्टोरी सुनाते हैं कि ये चीज इस तरह से हुई थी। अपनी एक जिंदगी की जाती कहानी भी हो सकती है या फिर किसी और की कहानी को भी आप नैरेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एसेस क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एसेस वो होते हैं जिसमें आप एक पिक्चर पेंट करते हैं कि ये चीज इस तरह हुई थी। आप ब्रशेस के साथ लाइटली उसे आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं और बड़ा क्लोजली मैनेज करते हैं उसे। एक्सपोजिटरी एसेस कौन से होते हैं? एक्सपोजिटरी एसेस वो होते हैं कि जिनमें आप सिर्फ फैक्ट और फिगर की मदद से आप अपना ऐसे लिखते हैं। आप उसमें वॉइस ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, उसमें कोटेशंस डालते हैं, उसमें रेफरेंसेस डालते हैं, अखबारों की बातें होती हैं, डिफरेंट बुक्स की बातें होती हैं। उससे आप एक एक्सपोजिशन बनाते हैं, उसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू मिनिमम होता है। और जब हम आते हैं परसुएसिव एसेस की तरफ तो ये एक्सपोजिटरी का बिल्कुल एक 180 डिग्री पे होता है। परसुएसिव एसेस में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं और उसको प्रूव करते हैं विद योर लॉजिकल रैशनल आर्गुमेंट्स। तो अब ये तो ऐसे की 4 वो टाइप्स हैं जो कि वर्ल्डली रिकॉग्नाइज्ड टाइप्स हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान के सीएसएस का पेपर देखते हैं तो उसमें हमें इसी की अंदर से 2 टाइप्स मिलती हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं? एक उसमें से टाइप है, उसको हम कहते हैं इशू बेस्ड, और दूसरी टाइप है लिटरेरी एसेस। लिटरेरी एसेस क्या होते हैं? लिटरेरी एसेस वो होते हैं कि जिनमें आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट को आपने खुद इंटरप्रेट करना होता है। इट कैन बी अ कोट, कोई भी कोटेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन, मीनिंग की इंटरप्रिटेशन आपके अपने ऊपर है। आपने खुद एज्यूम करना है, खुद मीनिंग डिराइव करना है इस स्टेटमेंट के अंदर से। ये लिटरल मीनिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन मेक लेमनेड, अगर जिंदगी आपको लीमू देती है तो आप उसे शिकंजी बनाए। आप इसको लिटरली इसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपके पास एक व्हाइट कैनवस है, आप प्ले भी कर सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से इसका मीनिंग डिराइव करें। अगर किसी ने ये डिराइव करना हो कि आपको जिंदगी में मुश्किलात अगर आती हैं तो मुश्किलात का पॉजिटिव इंपैक्ट अपनी जिंदगी पे देखें, और फिर उसको आप इसके ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गए लिटरेरी एसेस। लेकिन जो ज्यादातर रिकॉग्नाइज्ड एसेस सीएसएस में आते हैं वो होते हैं इशू बेस्ड एसेस। इशू बेस्ड एसेस क्या होते हैं, इन पे हम बात करेंगे अभी। इशू बेस्ड एसेस वो होते हैं कि जो किसी भी तरह के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक पाकिस्तान का इशू, कोई इंटरनेशनल इशू, बी इट क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी, टेररिज्म, इस तरह का कोई भी इशू जो दुनिया में चल रहा है उसके ऊपर आपने बात करनी होती है। उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपना आर्गुमेंट देते हैं और फिर एक ऐसे लिखते हैं। तो नॉर्मली होता ये है, जो अभी रिसेंट ट्रेंड एफपीएससी का चल रहा है उसके अंदर होता ये है कि आपको
4 से 5 जो एसेज हैं वो लिटरेरी होते हैं और बाकी 5 या 6 आपके इशू बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले जब आपने एसे की तैयारी करने के लिए बैठना है तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कौन से वाला एसे करना है। आपने लिटरेरी ऐसे करना है या आपने इश्यू बेस्ड करना है। लिटरेरी ऐसे को करना इसलिए रिलेटिवली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपकी स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। और जो इश्यू बेस्ड है उसका ये है क्योंकि हम सीएसएस की तैयारी में हम करंट अफेयर्स भी पढ़े होते हैं, हम पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़े होते हैं, हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी भी पढ़ रहे हैं उसमें, हम इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट वेरियस सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें। तो उससे हमारे काफी सारे इश्यूज, मेजर जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाते हैं, इसलिए हमें काफी हेल्प मिल जाती है। तो अब हमने ऐसे डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सा करना है और हम अब उसके ऊपर बात करते हैं कि अब मैंने वो डिसाइड कर ली तो अब मैं उसकी तैयारी किस तरह से स्टार्ट करूं। तैयारी के लिए मैंने क्राइटेरिया आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्राइटेरिया ये है कि हम अपने आप को 3 चीजों पे देखते हैं उसमें। सबसे पहले उसके अंदर है बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश क्या होती है? बेसिक इंग्लिश इज एवरीथिंग दैट मेक्स अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें आर्टिकल्स हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरी चीज आपकी है कंटेंट। अगर आपने एक जुमला ठीक बना लिया तो उस जुमले के अंदर जो आपने बात की है वो बात किस तरह की है, वो आर यू वेल इन्फॉर्म्ड और नॉट। अगर आप ये जुमला लिख रहे हैं कि सीपेक जो है पाकिस्तान का वो $62 बिलियन का है, दिस इज अ फैक्ट। अगर आप उसको $50 बिलियन लिख देते हैं तो यू आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, तो आपका कंटेंट वीक है, तो ये आपका ऐसे का रैशनल पूरा वीक कर देगा। इसलिए कंटेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कंटेंट आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और तीसरी चीज है स्ट्रक्चर, कि आपने जब ऐसे लिख लिए तो आपने ऐसे लिखा किस पैटर्न पे है, क्या चीज पहले आई है, क्या चीज बाद में आई है, पैराग्राफ के अंदर आपने कोहेरेंस कैसे लेके आए हैं, आपने कंजंक्शंस कैसे लगाई हैं, आउटलाइन क्या होती है, आउटलाइन का पैटर्न क्या है, थीसिस स्टेटमेंट क्या है, किस जगह पे आनी चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या है, स्टार्ट कैसे करना है, डिफरेंट अप्रोचेस इंट्रोडक्शन की। उसके अंदर फिर आप बात करते हैं कि आपकी बॉडी ऑफ ऐसे कितनी लंबी होनी चाहिए, कंक्लूजन क्या है, किस तरह एंड करना है, कोटेशंस कैसे लिखनी है, दिस इज ऑल स्ट्रक्चर। तो आपको इन तीनों चीजों पे बैलेंस होना चाहिए और तीनों चीजों पे इक्वल ग्रिप होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई चीज आपकी रिलेटिवली वीक है तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। तो जब आप ऐसे की तैयारी करने के लिए बैठेंगे तो आपने अपना खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि क्या आपको बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको कंटेंट इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या आपको स्ट्रक्चर इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपको बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करने की जरूरत है तो आप कैसे करेंगे? आप एक ग्रामर की किताब खरीदें, कोई भी मार्केट से आप कोई भी ग्रामर की किताब खरीद सकते हैं, चाहे वो किसी इंटरनेशनल ऑथर की हो, रेन मार्टिन ले लें आप, कोई भी लोकल ऑथर की हो, क्योंकि उसमें बेसिक रूल्स इंग्लिश के सेम होते हैं। आपने उसको प्रैक्टिस के लिए लेना है और आपने अपनी पूरी ग्रामर रिवाइज करनी है। हमने ये सब चीजें वही हैं जो हमने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ी होती हैं, लेकिन हमें भूल चुकी होती हैं। तो हमने वो ग्रामर की किताब लेके आनी है और उससे हमने वो बैठ के काम करना है, अपनी बेसिक इंग्लिश पे काम करना है। कंटेंट कहां से आएगा आपके पास? कंटेंट इज एवरीथिंग दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। Content is everything that you're going to read and study in your preparation. अगर आज से भी आप तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो आज से जितने अखबार पढ़ेंगे, जितनी किताबें पढ़ेंगे, जितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, दिस इज ऑल योर कंटेंट। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कंटेंट। कोई भी वो चीज जो आपने कहीं पे पढ़ी है या आपका एक्सपोजर उस चीज में रहा है, आप उसको कंटेंट के नाम दे सकते हैं। नंबर 3 स्ट्रक्चर। इसको आपका स्ट्रक्चर करवाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको इन सारे लेक्चर्स के एंड पे आपको स्ट्रक्चर एक अच्छा मिल चुका होगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने जब ऐसे डिसाइड कर लिए कौन सा करना है और किस तरह से करना है, हमारी कौन कौन सी चीजें वीक हैं उन पे हमने काम करना है। अब हम बैठे हैं आउटलाइन तैयार करने के लिए कि आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन क्या होती है? अगर हम इंटरनेशनली ऐसे की टाइप्स देखते हैं, ऐसे का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें आउटलाइन की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती कि आउटलाइन क्या चीज है। तो आउटलाइन सीएसएस के एग्जाम में क्यों आ गई है? आउटलाइन ऐसे की जो पार्ट, बेसिक पार्ट है, उसमें तो आउटलाइन एग्जिस्ट करती नहीं है। तो आउटलाइन कहां से आ गई? ऐसे के तो 3 पार्ट्स हैं, उसमें आपका इंट्रोडक्शन है, उसमें आपकी बॉडी आ जाती है और उसमें आपकी कंक्लूजन आ जाता है। ये तीन चीजें, इसके अलावा तो कोई चीज ही नहीं है। तो आउटलाइन कहां से आ गई है? आउटलाइन यहां से आई है कि शायद किसी ने 1980 में कोई ऐसे का पेपर अटेम्प्ट किया और उसने आउटलाइन बना दी अपने ऐसे के शुरू में, और एग्जामिनर को बहुत पसंद आ गई वो, और एग्जामिनर ने के लिए आसानी हो गई, एग्जामिनर ने उसे बहुत ज्यादा मार्क्स दिए, तो उसने आके लोगों को बताया कि मैंने आउटलाइन बनाई थी। तो शायद उस वजह से आउटलाइन स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब एक मैंडेटरी पार्ट बन चुका है ऐसे का और आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते।
अगर आप अपने पेपर में आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो देयर इज अ स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। तो आपने आउटलाइन पे क्यों काम सबसे पहले करना है? आउटलाइन पे इसलिए काम करना है क्योंकि अगर आप आउटलाइन नहीं बनाएंगे तो देयर इज स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि वो आपका पेपर पढ़ेगा ही नहीं एग्जामिनर, क्योंकि आपके पेपर के इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसके लिए मिसिंग है वहां से। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने आउटलाइन बनानी है तो कैसे बनानी है और अच्छी आउटलाइन क्या होती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। तो आउटलाइन के लिए इसलिए बनाना भी बहुत जरूरी है कि दिस इज वाइडली रिकग्नाइज्ड कि अगर आप आउटलाइन बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ेगा। अगर आप अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो वो आपको पास या फेल करवाएगा। तो आउटलाइन आपका पेपर पढ़ाएगी और इंट्रोडक्शन जो आपका है वो आपको पास या फेल करवाएगी। इंट्रोडक्शन 40 नंबर देगा या 39 नंबर देगा। तो लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है कि एग्जामिनर आपका पेपर पढ़ ले पहले। तो और पढ़ने के लिए हमें एक अच्छी आउटलाइन बनानी है। तो बेसिकली आउटलाइन क्या चीज है? आउटलाइन कोई भी एक चीज है, जिस तरह आप बाजार जाते हैं और आप एक किताब खरीदते हैं, तो किताब खरीदने से पहले आप क्या करते हैं कि पहला सफा पढ़ते हैं, उसका दूसरा सफा पढ़ते हैं, वहां पे कंटेंट्स होते हैं जिसे फहरिस्त भी कहते हैं। वहां पे कुछ चीजें लिखी होती हैं, आप देखते हैं कि मुझे इस किताब के अंदर क्या मिलेगा। इसी तरह एग्जामिनर ने बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, 10,000 के करीब पेपर चेक करने होते हैं। अब वो हर ऐसे जो 2500 वर्ड्स के ऐसे लिखा हुआ है, अब वो एग्जामिनर हर चीज तो नहीं पढ़ सकता। उसकी आसानी के लिए आपने शुरू में एक आउटलाइन बना देनी है, जिसे आप कंटेंट्स भी कह सकते हैं, फहरिस्त भी कह सकते हैं, जो एग्जामिनर के लिए आसानी करेगा कि मुझे इस ऐसे के अंदर मिलेगा क्या, ये बंदा कहना क्या चाहता है, किस तरह का मवाद मिलेगा, किस तरह की बातें इस ऐसे के अंदर मुझे मिलेंगी। अगर वो चीजें उसे इंटरेस्ट करेंगी तो वो आप कैसे पढ़ेगा, वरना वो आप कैसे नहीं पढ़ेगा। इसलिए आउटलाइन बनानी बहुत जरूरी है। तो आउटलाइन बेसिकली जिस तरह किताब के कंटेंट्स होते हैं, इसी तरह ऐसे कि अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो बाहर जो हमें उसके कंटेंट्स मिलते हैं वही हमारी आउटलाइन है। तो आउटलाइन बनाने के वेरियस तरीके, और हम अभी बात करते हैं कि हमें कौन सा एक सेफ तरीका है जो कि हमारी आउटलाइन इतनी अच्छी बना दे कि एग्जामिनर हमारा ऐसे पढ़ ले। उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, इसीलिए हमारे क्योंकि उसकी जो रिफ्लेक्शन है ऐसे की वही बाहर आ रही है, तो हमारे इसीलिए आउटलाइन के अंदर भी एक हेड बन जाएगा। सबसे पहले इसको हम नंबर 1 हेड कहेंगे और इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का हेड बन गया, आपने 1 लिखना है, उसके लिए सर्कल करना है इंट्रोडक्शन का हेड, आप इसे मार्कर से लिखें, खूबसूरत करके लिखें, और इसके नीचे आपकी एक बुलेट आ जाएगी। उस बुलेट में आप क्या लिखेंगे? उस बुलेट में आपकी ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? उसे थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, और वो कहां से आती है उसके लिए एक अलग लेक्चर डिजाइन है, तो हम वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको क्योंकि आउटलाइन का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन के नीचे आपने एक बुलेट बनानी है, और उस बुलेट में क्या आएगी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट आएगी, और वो पूरी थीसिस स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपका फर्स्ट हेड क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद आपको आएगा सेकंड हेड। सेकंड हेड कैसे बनेगा? सेकंड हेड इस तरह से बनेगा क्योंकि जब आपने कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है तो आपका उस टॉपिक पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू के आंसर में आप अपना एक थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं, और अपने थीसिस स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए आप एक आउटलाइन बनाते हैं, और उस थीसिस स्टेटमेंट के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब का एक एक हेड बनता जाएगा, आइडियली स्पीकिंग। तो अब हमारा फॉर एग्जांपल हम एक ऐसा टॉपिक ले लेते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि टॉपिक और क्वेश्चन में फर्क क्या होता है। डेमोक्रेसी इज अ टॉपिक, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज अ क्वेश्चन। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। जब डेमोक्रेसी को स्टडी करेंगे तो आप डेमोक्रेसी की हर चीज फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी की टॉपिक में नहीं डाल सकते। कश्मीर इशू इज अ टॉपिक, अगर आप उसके अंदर से आप 15 क्वेश्चन और भी बना सकते हैं। आप इस तरह का कोई क्वेश्चन भी बन सकता है कि इज कश्मीर इशू अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट इन साउथ एशिया। अब ये क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं। तो आपको ये अब एनालाइज करना है कि मैंने अपने उस टॉपिक जो मैंने स्टडी किया हुआ है वहां से मैंने क्या क्या चीजें इस टॉपिक में डालूंगा तो मेरा वो टॉपिक, मेरा स्टैंस जो है वो डिफेंड हो जाएगा। अब एक आपको टॉपिक दे दिया गया, फॉर एग्जांपल फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया गया है कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान क्या है। इस पे आपका ऑब्वियसली कोई मौकफ होगा। आपका मौकफ क्या होता है? वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होती है। या तो आप समझते होंगे कि आप देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, या फिर आप ये समझते होंगे कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्लीक,
या फिर आप ये समझते होंगे कि इट्स टू अर्ली टू से, यू कांट से एनीथिंग, आपको भी पता नहीं, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। तो आपके इस तरह के 3 पॉइंट बन सकते हैं। तो अब आपने अगर ये बात की कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, तो इस बात को डिफेंड करने के लिए आपका एक जो नंबर 2 हेड है, वहां पे आपका कोई हेड बनेगा। हेड कैसे बनाना है? हेड आप कोशिश ये करनी है कि हेड को आपने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है। उसको आप W क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, वाई से, कि वाई डू यू थिंक द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान इज ब्राइट, या फिर ब्लीक, जो भी आप समझते हैं। आप उसको क्वेश्चन मार्क से भी एंड कर सकते हैं, W से स्टार्ट करें, क्वेश्चन मार्क से एंड करें। आप उसमें ये भी बात कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने W क्वेश्चन ही उसमें लगाना है, आप उसमें कोई स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। तो अब जब ये आपके एक हेड बन जाएगा और उसके नीचे फिर आप कुछ बुलेट्स बनाएंगे। बुलेट्स कैसे बनेंगी आपकी? रोमन में। जब आपने हेड बनाया तो आपने मैथ के नंबर्स लिखे, और जब आप आगे बुलेट्स बना रहे हैं तो वो आपकी रोमन में आ रही हैं। वेरियस पॉइंट्स बन जाएंगे उसमें। अब आपने ये कैसे अंदाजा लगाना है कि आपकी एक हेड के अंदर कितनी बुलेट्स होनी चाहिए। इस तरह आपने बुलेट्स बनानी है कि आपके ऐसे की बॉडी भी डिफॉर्म ना हो। तो ये आप कैसे अंदाजा कैसे लगाएंगे? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, वो मैं आपको बताता हूं कि एफपीएससी ने हमें कहा है कि आपका ऐसे जो है वो 2500 वर्ड्स का होना चाहिए। 2500 वर्ड्स का होना चाहिए। अब आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको ये बात बताएंगे कि अगर आप 1500 वर्ड्स का भी अच्छा ऐसे लिख लें तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी अप्रोच नहीं है। एफपीएससी ने आपसे एक ही रिक्वायरमेंट मांगी है कि आप 2500 वर्ड्स के मिनिमम ऐसे लिखें। 2500 से 3500 का उन्होंने कहा है। अगर आप उनकी यही रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करते तो आप पहला उनका स्टेप जो उन्होंने कहा है वही गलत कर रहे हैं। तो आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपने 2500 के करीब करीब जाना है। तो अगर आप 2000 क्रॉस कर लें तो इट इज अ वेरी गुड अप्रोच। आप 2000 वर्ड्स क्रॉस कर लें, क्योंकि 3 घंटे में 2500 से ऊपर जाना काफी मुश्किल डील बन जाती है। तो आपने पहला टारगेट क्या रखना है कि आपने 2000 वर्ड्स क्रॉस करने हैं, ये लिमिट क्रॉस करनी है। अब 2000 वर्ड्स वैसे जब बंदा सोचता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, ये कैसे पूरे होंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरे होंगे। ये हमारे पूरे होंगे हमारे आउटलाइन से, हमारे हेड से और हमारे बुलेट से पूरे होंगे। अब वो कैसे पूरे होंगे? हमारे एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स आते हैं? नॉर्मली 80 to 100 वर्ड्स होते हैं एक पैराग्राफ के अंदर। तो हमें 2000 वर्ड्स पूरे करने के लिए कितने पैराग्राफ की जरूरत है? अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 पैराग्राफ्स की जरूरत है। इट इज वेरी सिंपल, 20 to 25 पैराग्राफ बनेंगे। उसके पीछे आपका एक इंट्रोडक्शन आ जाएगा और उसके बाद आपका एक कंक्लूजन आ जाएगा। 20 to 25 पैराग्राफ अगर आपके बनेंगे तो आपने फिर उसको अपने आउटलाइन में कैसे रिफ्लेक्ट करना है? आपका एक पैराग्राफ आपका एक पॉइंट है, आपकी एक बुलेट है वो, और वो बुलेट आपकी आउटलाइन में शो हो जाएगी। तो अब आपने इस तरह से करना है कि आपका जो हेड बनेगा उस हेड के नीचे अगर आपके 4 या 5 बुलेट्स बन रहे हैं, जो कि आइडियली आपके हेड के नीचे 4 to 5 बुलेट्स होनी चाहिए। इससे ज्यादा करेंगे तो मोनोटोनस सा पेपर लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता। कम करेंगे तो लगता है कि कंटेंट की कमी है। तो आपने 4 to 5 अगर एक हेड में आ रहे हैं तो आपके कितने आइडियली हेड बनने चाहिए? आपके 4 हेड बन जाएंगे, और हर हेड के अंदर अगर 5 बुलेट्स हैं तो आपके 20 पैराग्राफ सीधे सीधे बन गए। और 20 पैराग्राफ का मतलब है कि आपके 2000 वर्ड्स पूरे हो रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप वर्ड्स भी पूरे करें, और आपको उस आउटलाइन के अंदर एक डायरेक्शन भी मिल जाती है कि आपने एक पॉइंट उठाया, उस एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए आपने कोई बात कर दी, आपने ऐसे के अंदर जाके पैराग्राफ में उस बात को डिफेंड कर दिया। अब ये तो हेड्स बनाने के तरीके हो गए, और एंड पे फिर आपका फाइनल हेड जो आ जाएगा वो आपका किसी भी तरह का हेड हो सकता है। दरमियान में 3, 4 आ गया, और एंड पे आपका 5 जो है वो कंक्लूजन आ जाएगा। अब एक आइडियल केस में कंक्लूजन में आपने कुछ भी नहीं लिखना। कंक्लूजन शुड बी एम्प्टी इन योर आउटलाइन। उससे पिछले जो हेड्स हैं उनमें सब कुछ ना कुछ बातें होंगी, हर एक में बुलेट्स होंगी 4-5, लेकिन कंक्लूजन में आपके कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक बेसिक एक पूरा डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, जो एक आउटलाइन का होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए कि आपने उसको नीट भी करना है, और आपने जो उसके हेड्स हैं वो बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, W से स्टार्ट होने चाहिए, क्वेश्चन मार्क पे एंड भी हो सकते हैं, उसमें थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आएगी, उसमें फिर जो आपके बुलेट्स हैं, बुलेट्स भी बनाने के काफी सारे तरीके हैं। उसमें आपको कुछ चीजें मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कुछ चीजें किस तरह इम्प्रोवाइज की जा सकती हैं। हम बात कर रहे थे कि एक बुलेट क्या होती है और बुलेट बनानी किस तरह से है। तो बुलेट बेसिकली क्या होती है? बुलेट आपका एक पॉइंट होता है जो आपके ऐसे में एक पैराग्राफ जाके बनता है,
और वो बुलेट किस तरह से बनती है ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। और बुलेट बेसिकली होती क्या है? बुलेट होती है आपके उस एक हेड को डिफेंड करने के लिए एक पॉइंट होता है, और हेड आपका बेसिकली किस चीज को डिफेंड कर रहा होता है? आपके थीसिस स्टेटमेंट को। और थीसिस स्टेटमेंट आंसर किस चीज का होता है? जो कि क्वेश्चन आपको उस टॉपिक से दिया गया होता है। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस हमें टॉपिक क्या दिया गया? फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, इस पे डिफरेंट तरह की हमारी थीसिस स्टेटमेंट बन सकती हैं। अगर एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बनानी है तो उसका हम एक आइडियल केस उठा लेते हैं। हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज बीन एचलीज हील ऑफ पाकिस्तान, हाउएवर सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट्स शो दैट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान विल सस्टेन एंड हैव अ ब्राइट फ्यूचर। इसमें हमने 3 बातें करती हैं। इसमें हमने एक ऐसे इरा के डिस्कशन की है कि जिसमें डेमोक्रेसी हमारी एचलीज हील रही है और हमें उसमें मसले मसाइल रहे हैं, लेकिन कुछ अब सर्टेन रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द प्रेजेंट ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से हमें यह लगता है कि फ्यूचर में डेमोक्रेसी विल सस्टेन एंड इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान। तो बेसिकली हमने 3 एराज की बात कर दी है। अब ये 3 हमारे वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे हेड के अंदर जाके डिस्कस होंगे। तो अब उस हेड को डिफेंड करने के लिए आपने एक बुलेट बनानी है, और वो हेड किस तरह से डिफेंड होगा वो हम अभी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट था वो हमारा पॉइंट क्या था कि माजी में कुछ मुश्किलात रही हैं, डेमोक्रेसी हैज बीन एचलीज हील ऑफ पाकिस्तान। तो हम एक हेड बना लेते हैं कि व्हाई हैज डेमोक्रेसी बीन एचलीज हील ऑफ पाकिस्तान। अब इस पे कुछ आपके पॉइंट्स होंगे, कुछ आप समझते होंगे कि ये ऐसा क्यों, माजी में ऐसा क्यों रहा। उसमें वेरियस रीजंस हो सकती हैं। उसमें कायदे आजम अर्ली डिमाइज भी हो सकते हैं। तो हम उसमें लिख सकते हैं कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। उसमें फिर हम और बात कर सकते हैं कि सिविल मिलिट्री इंबैलेंस। डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में सस्टेन नहीं कर सकी। अब आप इनमें से एक पॉइंट उठा लें, अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरा पैराग्राफ आपकी बॉडी में जाके बनेगा। तो ये वो पॉइंट है जिसको आपने पूरा एक पैराग्राफ में जाके डिफेंड करना है, और उस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ कायदे आजम के अर्ली डिमाइज की ही बात होगी। और मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में ये बताया कि आपने एक पैराग्राफ 80 to 90 वर्ड्स का बनाना है, 80 to 100 वर्ड्स का बनाना है। तो आप अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम को पाकिस्तान की मुश्किल डेमोक्रेसी के पास से बड़ी इजीली लिंक कर सकते हैं, क्योंकि अगर कायदे आजम ज्यादा देर के लिए जिंदा रह पाते तो हम एक बहुत बेहतर डेमोक्रेसी की सूरत हाल पाकिस्तान में देख सकते हैं। तो बेसिकली हम उस पैराग्राफ के अंदर जाके ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइन में हमने सिर्फ बाहर एक क्या रिफ्लेक्ट कर दिया कंटेंट की सूरत में, जिस तरह फहरिस्त होती है अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम। अब ये जो अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम है ये इतना शो नहीं कर रहा, ये बात को क्लियरली शो नहीं कर रहा कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम ने क्या किया। अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम ने क्या किया ये लिखना बहुत जरूरी है। नॉर्मली बच्चे गलतियां ये करते हैं, हम लोग सारे ये गलतियां करते हैं कि हम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट नहीं बनाते। हम उसके अंदर ये नहीं लिखते कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा। अब एग्जामिनर ने क्योंकि आपका ऐसे पहले नहीं पढ़ा, उसने आपकी आउटलाइन पहले पढ़नी है। तो आउटलाइन को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने के लिए आप इस पॉइंट को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाएंगे। वो किस तरह से बना सकते हैं आप उसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि अर्ली डिमाइज ऑफ कायदे आजम लेड टू पॉलिटिकल लीडरशिप वैक्यूम। तो फिर आप अगला जो पॉइंट है कि सिविल मिलिट्री इंबैलेंस, सिविल मिलिट्री इंबैलेंस की बात करते हैं। सिविल मिलिट्री इंबैलेंस ने क्या किया? सिविल मिलिट्री इंबैलेंस लेड टू इंस्टीट्यूशनल रिफ्ट की बात कर सकते हैं हम। तो आपने जो पॉइंट बनाना है उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है, और बड़ा उसको ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के मुझे पता चल जाए कि इस पैराग्राफ के अंदर मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह का मिलेगा। I'm calling, yeah, maybe I'm selfish. Out